नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो शायद सबकी नज़र में ना आया हो, पर किसानों और हमारी थाली पर असर डाल सकता है। बात हो रही है चीन से आने वाले कुछ खास किस्म के फर्टिलाइजर्स की, जिनका निर्यात भारत के लिए लगभग रुक सा गया है। हमारे पास इस पर कई रिपोर्ट्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि असल में ये माजरा है क्या। हमारा मकसद है इन सारी जानकारी को समझना कि हो क्या रहा है, क्यों ये अहम है और भारत मतलब इससे कैसे निपट रहा है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा रिपोर्ट्स बता रही हैं, कि चीन ने कोई औपचारिक घोषणा भी नहीं की। पिछले 2 महीनों से ये बस हो रहा है। तो ये हो कैसे रहा है फिर, बिना किसी सरकारी ऐलान के? जी, यही इसमें खास बात है। कोई फॉर्मल बैन नहीं है। चीन ने बहुत चालाकी से अपने पोर्ट्स पर, मतलब बंदरगाहों पर, इन खास उर्वरकों का इंस्पेक्शन और क्लियरेंस प्रोसेस धीमा कर दिया है। इतना धीमा कि माल निकल ही नहीं पा रहा। तो ये एक तरह की, कह सकते हैं, अघोषित रोक है। अच्छा, अघोषित रोक। और ये कौन से उर्वरक हैं जिन पर असर है? ये वो आम यूरिया, डीएपी वाले तो नहीं है ना? नहीं, वो आम खाद नहीं है। ये स्पेशल फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे पानी में आसानी से घुलने वाले, या फिर वो जो धीरे धीरे पोषण देते हैं पौधों को। और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व और बायोस्टिमुलेंट भी शामिल हैं। बायोस्टिमुलेंट वो क्या होते हैं? बायोस्टिमुलेंट वो तत्व हैं जो पौधों की मदद करते हैं पोषण को बेहतर तरीके से सोखने में, मतलब खाद का असर बढ़ाते हैं। समझिए। और ये इतने जरूरी क्यों है भारत के लिए? चीन से ही आते हैं क्या ज्यादातर? हाँ, देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का करीब 80% हिस्सा इन्हीं खास उर्वरकों का चीन से ही लेता आया है। 80%? हाँ ये तो बहुत ज़्यादा है। जी, और ये इस्तेमाल होते हैं ख़ासतौर पर महंगी फसलों में, जैसे फल, सब्जियाँ या दूसरे बागवानी उत्पाद। इनकी खासियत यही है कि ये सही मात्रा में सही समय पर पोषण देते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती होगी। बिल्कुल, पैदावार बेहतर होती है, क्वालिटी अच्छी होती है और बर्बादी कम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी फल सब्जियों की खेती पर, उनकी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। किसानों और हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए क्या मायने हैं इसके? बिल्कुल सही। देखिए, भारत आम तौर पर जो जून से दिसंबर वाला बुआई का सीजन होता है, उसमें करीब 1.5 लाख टन ऐसे उर्वरक मंगाता है। 1.5 लाख टन? हाँ। अब अगर ये सप्लाई रुकती है तो जाहिर है इन महंगी फसलों की पैदावार कम हो सकती है, किसानों की लागत भी बढ़ सकती है। लागत कैसे? उन्हें शायद दूसरे, जो शायद उतने असरदार ना हो, वो विकल्प इस्तेमाल करने पड़े, या फिर कहीं और से ज्यादा दाम पर मंगाना पड़े। और अंत में इसका असर हमें आपको बाजार में दिखेगा। फल सब्जियों की कीमतों में उछाल आ सकता है। हाँ, ये तो सीधा असर है किसानों की कमाई पर और हमारी फूड सप्लाई चेन पर। चिंता की बात है। जी बिल्कुल। तो अब सवाल यह है कि भारत कर क्या रहा है? इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या हम खुद बना सकते हैं ये उर्वरक? देखिए, कोशिशें तो शुरू हो गई हैं। भारत की कई कंपनियां हैं, कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं इसमें। वो देश में ही इनका प्रोडक्शन करने की संभावनाएं देख रही हैं। लेकिन ये रातों रात तो नहीं हो सकता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें वक्त लगेगा। इन खास खादों को बनाने की जो तकनीक है, जो कच्चा माल चाहिए, वो सब जुटाना, उसमें समय लगता है। और फिर मौजूदा नियम कानून, आर्थिक पहलू, ये सब भी इसे एक चुनौती बनाते हैं फिलहाल। तो फौरी तौर पर क्या हो रहा है, मतलब एकदम तुरंत के लिए? तुरंत के लिए जोर है दूसरे देशों से आयात करने पर। कोशिश हो रही है कि जॉर्डन, रूस, मोरक्को, यूरोप, इन जगहों से सप्लाई बढ़ाई जाए। अच्छा, मतलब सप्लाई के सोर्स बदले जा रहे हैं। हाँ, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश है। लेकिन इसमें भी अपनी दिक्कतें हैं। सही टाइम पे डिलीवरी हो पाएगी या नहीं, लॉजिस्टिक्स की अपनी चुनौतियां हैं, ये सब देखना होगा। और क्या कोई पॉलिसी लेवल पर भी बदलाव की बात हो रही है? मैंने कहीं 1 नेशन 1 लाइसेंस का जिक्र सुना था। जी हाँ, नीतिगत सुधारों पर भी विचार चल रहा है। जैसे आपने कहा, 1 नेशन 1 लाइसेंस। इसका मकसद ये है कि कंपनियों को पूरे देश में खाद बेचने के लिए अलग अलग राज्यों से लाइसेंस लेने की जो जटिल प्रक्रिया है, उससे न गुजरना पड़े। इससे आसानी होगी। बिल्कुल, व्यापार आसान होगा। इससे घरेलू उत्पादन और सप्लाई दोनों को मदद मिलेगी। अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें, स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें, तो क्या ये चीन की कोई सोची समझी चाल हो सकती है? मतलब व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना? कई एक्सपर्ट्स इसे ऐसे ही देख रहे हैं। उनका मानना है कि ये चीन की एक तरह की सिलेक्टिव ट्रेड प्रेशर टैक्टिक हो सकती है। सिलेक्टिव ट्रेड प्रेशर? जैसे पहले भी देखा गया है। कुछ खास तरह के मैग्नेट या फिर टनल बनाने वाली जो बोरिंग मशीनें होती हैं,
उनकी मामलों में चीन ने ऐसा किया है। ये दिखाता है कि कैसे बिना सीधे टकराव के भी व्यापार के जरिए दबाव बनाया जा सकता है। तो इस पूरी स्थिति ने भारत की आत्मनिर्भर भारत मुहिम को कैसे प्रभावित किया है? क्या इससे उसे और बल मिला है? निश्चित रूप से इसने एक तरह से और तेजी दी है आत्मनिर्भर भारत को। पॉलिसी मेकर्स को ये साफ समझ आ रहा है कि अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना कितना जरूरी है और किसी एक देश पर खासकर ऐसी जरूरी चीजों के लिए निर्भरता कम करना कितना अहम है। तो हाँ, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर अब और ज्यादा जोर है। तो अगर हम समेटें सारी बात को, मुख्य बातें क्या हैं? क्या वाकई हमारी खाद्य सुरक्षा, खासकर फल सब्जियों के मामले में, खतरे में है? देखिए, खतरा तो है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। खासकर अगर ये कमी लंबी खिंचती है, मान लीजिए खरीफ सीजन तक जारी रहती है, तो महंगी और ज्यादा पैदावार वाली फसलों पर असर दिख सकता है। लेकिन भारत कोशिश कर रहा है। हाँ, ये कहना भी जरूरी है कि भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। जैसा हमने बात की, नए सप्लायर ढूंढे जा रहे हैं, देश में उत्पादन बढ़ाने पर काम हो रहा है और नियमों को आसान बनाने की कोशिशें भी चल रही है। तो स्थिति गंभीर है, पर शायद ये एक तरह का कह सकते हैं वेकअप कॉल भी है भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये संकट एक तरह से भारत को कृषि में, खासकर इन स्पेशल फर्टिलाइजर्स के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा है। चुनौती बड़ी है, पर शायद लंबे समय में ये फायदेमंद भी साबित हो। चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये मामला सिर्फ उर्वरकों का नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन कितनी नाजुक हो सकती है और किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना कितना जोखिम भरा है। भविष्य में ऐसी चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए सिर्फ नए सप्लायर ढूंढने या घरेलू उत्पादन बढ़ाने के अलावा और किन रणनीतिक बदलावों पर सोचने की जरूरत पड़ सकती है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा।